मंच पर विराजमान आईटी के एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार से श्री शंकर अग्रवाल जी, एआईसीटी के चेयरमैन श्रीमान सुधीर जैन जी, ई इंडिया के चेयरमैन श्री एमपी नारायण जी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री मनोज सोनी, हमारे साथी श्री महेश्वर साहू, श्री रवि सक्सेना जी, देश विदेश से आए हुए सभी महानुभाव, जिस विषय का मुझे कोई ज्ञान नहीं है उस विषय पर मुझे यहाँ निमंत्रित किया गया है। और मुख्यमंत्री है तो सब जगह पे जाना भी पड़ता है, और एक आध टेक्निकल वर्ड में कुछ इधर उधर हो जाए तो दूसरे दिन बॉक्स आइटम बनता है। तो इस हालात के बीच मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। हमारे देश में आईटी के कारण हम कल्पना नहीं कर सकते उतना लाभ इस देश को हुआ है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ दुनिया में, उस समय हिंदुस्तान गुलाम था, और उस समय टैलेंट तब भी थी, टैलेंट आज भी है, एंटरप्रेन्योरशिप तब भी थी, एंटरप्रेन्योरशिप आज भी है। लेकिन गुलामी के कारण हम उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हिस्सेदार भी नहीं बन पाए, लाभार्थी भी नहीं बन पाए, और मौका चूक गए हम। लेकिन दूसरा एक अवसर आया दुनिया के अंदर, विकास का एक नया दौर आया, वो आईटी रिवॉल्यूशन से आया। और उस समय जो दो नेगेटिव कारण थे, इस समय दो पॉजिटिव कारण थे। एक, हम स्वतंत्र थे, दूसरा, यह देश युवाओं से भरा हुआ था। ये डेमोग्राफिक लाभ हमें विशेष रूप से मिला। जब तक आईटी रिवॉल्यूशन नहीं था, तब तक दुनिया की नजरों में हम लोग यानी साफ सपेरे वाले, अंधश्रद्धा में जीने वाले, यही हमारी छवि थी। मुझे स्मरण है, मैं कुछ वर्षों पहले ताइवान सरकार का मेहमान था, मैं ताइवान गया था। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था। तो वहाँ जो मेरा इंटरप्रेटर था, 6 दिन का मेरी टूर थी, तो 4-5 दिन के बाद उससे दोस्ती हो गई। तो मुझे पूछने लगा कि आपके देश में अभी भी ये स्नैक चरमर, ये सांप समुंदर खेल करने वाले, जादू टोना, ये सब अभी भी है क्या? यानी 5 दिन उसके साथ बिताने के बाद वो मुझे सवाल पूछता है, और ताइवान में पूछ रहा है, और इस प्रकार से तो वो मेनलाइन चाइना से बाकी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और वो सांप के संबंध में पूछे तो अर्थ क्या होता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनके लिए खाने में वो चीज़ें होती हैं, वो मुझे पूछ रहा है। मैंने कहा, उसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के विषय में ये छवि ताइवान जैसे छोटे देश में भी ये छवि बनी पड़ी थी। मैंने कहा, भाई
पहले से हमारा थोड़ा डिग्रेडेशन हो गया है। हमारे पूर्वजों में एक ताकत थी कि दे वर स्नेक चर्मर्स। हम थोड़े और नीचे गिर गए हैं, अब हम माउस चर्मर बन गए हैं। वो देखता रहा मेरे सामने। मित्रों, पूरा विश्व हमें इसी नजरिए से देखता था, लेकिन आईटी के अंदर हमारे नौजवानों ने जो कंट्रीब्यूशन किया, जो लीड किया, उसने पूरे विश्व को हिंदुस्तान की ओर देखने के लिए, नजरिया बदलने के लिए मजबूर कर दिया। उदारता से हमारी तरफ अच्छा ऐसा नहीं देखा गया है, दुनिया को हमारे नौजवानों ने मजबूर किया है, और वो इस टेक्नोलॉजी की ताकत के माध्यम से। एक घटना आपको अगर याद होगी कि क्लिंटन जब प्रेसिडेंट थे, हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे और वो जयपुर गए थे, और जयपुर के एक छोटे से गांव में वहां की महिलाएं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती थी, उसे देखने गए थे। और आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि घूंघट ओढ़ी हुई महिलाएं कंप्यूटर पे अपने सारे ऑपरेशंस कर रही थी, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता था उस दिनों में। और उस दिन की एक घटना है, अमेरिका के सिक्योरिटी नेटवर्क वहां लगा था, हिंदुस्तान का सिक्योरिटी नेटवर्क लगा हुआ था। सब लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड थे, वही लोग उनके साथ जा सकते हैं। तो उस गांव के जो पंचायत के चुने हुए सदस्य थे, उनको स्वागत के लिए यहाँ साथ में रखा था, और श्रीमान क्लिंटन वहाँ से गांव को नज़र करते करते उस जगह पे जा रहे थे। इतने में उस गांव की पंचायत का एक सदस्य कालूराम करके, वो इधर उधर लपक करके उनके पास पहुंच गया। अब वो अपनी हिंदी भाषा में, राजस्थानी भाषा में क्लिंटन से बात करने लगा, यूं देख करके। तो बाकी लोग बड़े परेशान हो गए कि ये यार कहाँ पहुंच गया उसके पास, और ये हिंदी में क्या बोल रहा है। ये बोले जरूर अपने गांव की इज्जत खराब करेगा, कुछ मांगेगा, हमारे गांव में अस्पताल करो ऐसा कहेगा, हमारे बेटे को नौकरी दिला दो ऐसा कहेगा, ये जरूर कुछ ऐसा ही करेगा। सबके लोग ऐसे परेशान थे। वो अपना बोलता गया तो उनके इंटरप्रेटर वहां तुरंत उसने इंटरप्रिटेशन किया। ये कालूराम ने आंख में आंख मिलाकर के दुनिया की इतनी बड़ी महासत्ता के प्रतिनिधि क्लिंटन से पूछा था, जिन्होंने उस दिन लाइव कार्यक्रम देखा उन्होंने सुना होगा। कालूराम पूछता है क्लिंटन को, साहब क्या आप अभी भी ये मानते हो कि हमारा हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ, सांप सपेरों का अंधश्रद्धा में जीने वाला देश है? दुनिया की महासत्ता को उस छोटे से गांव के पंच के मेंबर कालूराम आंख में आंख मिला करके पूछता था, आप ऐसा मानते हो? और क्लिंटन ने जवाब दिया था, क्योंकि वो महिलाओं को कंप्यूटर चलाते हुए देख करके बाहर निकले थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, और मैं दुनिया में जहां जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान के जिस रूप के मैंने दर्शन किए हैं, मैं डंके की चोट पर दुनिया को बताऊंगा, एक कालूराम ने इस देश की क्या सामर्थ्य है, ये उनको दिखाया था। ये आईटी रिवॉल्यूशन के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव दुनिया में आया है, और उसका नेतृत्व करने का सौभाग्य हिंदुस्तान की मिट्टी को मिला है। अब हम इसका अपने यहां कैसे उपयोग करें? एक पहलू था, विश्व में हमने अपना रुतबा बता दिया, लेकिन अब आवश्यकता है उसे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करते हुए हम हमारी देश की भलाई के लिए कैसे कर सके। और इसके लिए पहली आवश्यकता रहती है शासकीय व्यवस्था में, गवर्नेंस में आईसीटी को कैसे लाया जाए।
सामान्य मानवी को इसका लाभ कैसे मिले। जिस प्रकार से मोबाइल फोन एक सामान्य मानवी के लाभ का हिस्सा बन चुका है, वो जीवन का पार्ट बन चुका है। वैसे और ये इतना मुश्किल काम नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत बहुत बड़ा स्काई रॉकेट इंजीनियरिंग लाना, ऐसा नहीं है। जितनी आसानी से मोबाइल फोन गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति के जीवन में सहज साधन बन गया है, वैसा ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भिन्न भिन्न स्तरों पर सहज उपयोग संभव है। और हम जितना इसके इस हाव से बाहर निकालें कि कोई बहुत बड़ी चीज है, कुछ ही लोग इसके लिए जान सकते हैं, बाकी लोग इसमें पढ़े लिखे कुछ नहीं कर सकते, एक जो ये खड़ा हुआ है, इस मिथ को तोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार के सेमिनार के माध्यम से अगर हम इस काम को कर सकते, सामान्य मानवीय विश्वास पैदा कर सके कि जितनी आसानी से तुम घर में अंदर बिजली के लिए स्विच ऑन कर सकते हो, पंखा चलाने के लिए स्विच ऑन कर सकते हो, अगर अपने पंखों को ऑपरेट करना है तो आराम से कर सकते हो, इतनी ही आसानी से इस विज्ञान का भी अपने जीवन में उपयोग कर सकते हो। आप देखिए जन सामान्य के जीवन का हिस्सा बनेगा, ये कितनी ताकत बढ़ेगा। और गुजरात ने, वैसे हमारी विषय में जब भी चर्चा आती तो यही आती है, यार गुजरात बहुत आगे निकल कर लेगा, आईटी में क्या, ऐसा सवाल पूछते हैं। और जो लोग आईटी में आगे गए हैं उनको पूछते हैं हार्डवेयर का क्या। तो पूछने वालों के लिए तो सवालों की कोई कमी नहीं होती है। आपने जो किया ठीक है, जो नहीं किया वो सवाल, ये दुनिया का स्वाभाविक है, ये रहता है। लेकिन मित्रों, हमें इस बात का गर्व है कि गुजरात ने एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ द आईटी, उसमें अपना एक स्थान बनाया है और उसके हमें लाभ भी मिल रहे हैं। हमने सबसे पहला काम किया इस दशक में, हमारे जो काम हुए हैं, सबसे पहले तो हमने हमारा साइंस टेक्नोलॉजी अलग डिपार्टमेंट बनाया, जो गुजरात सरकार का हिस्सा नहीं, कभी नहीं था, वो हर काम के अंदर चलता था। हमने एक सेपरेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट 2000 के बाद बनाया, ताकि उस पर स्पेशल फोकस हो, एक व्यवस्था खड़ी हो। और धीरे 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 इस डिपार्टमेंट के कारण नई नई टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस के अंदर, सरकार के अंदर इनकॉर्पोरेट करना और बिजनेस वर्ल्ड में या पब्लिक लाइफ में टेक्नोलॉजी को एनकरेज करना, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का महात्म्य बढ़ाना, इन सारे क्षेत्रों पर इस डिपार्टमेंट ने अपना फोकस किया। तो उसके कारण एक अच्छी शुरुआत हुई। 2004 में गुजरात शायद देश का पहला राज्य था जिसने ई गवर्नेंस ईयर के रूप में सेलिब्रेशन किया था। और पूरे साल भर सरकार के सभी डिपार्टमेंट में, और वो दिन ऐसे थे कि हमें सर्कुलर निकालना पड़ता था कि अब लिखित सर्कुलर किसी को आएगा नहीं, आपको सूचना जब तक आप अपना ईमेल नहीं खोलोगे आपको मिलेगी नहीं। और कंपल किया था सब सरकारी अधिकारियों को कि आपको सारी सूचनाएं ईमेल से भेजी जाएगी, अब कोई कागज का उपयोग नहीं। ये दबाव डाला गया था। और तब जाकर के धीरे 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 वो चेंज आना शुरू हुआ और उसके आज हमें लाभ मिल रहे हैं। आज हमारे यहाँ सरकार की कोई भी व्यवस्था बनती है तो उसके अंदर इस कंपोनेंट को प्राथमिकता दी जाती है। बताइए भैया, आप इस व्यवस्था को करने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से ले रहे हैं, तो आपकी सारी रचना में टेक्नोलॉजी का इनपुट कितना है उस पर हम बल देते हैं और उसका परिणाम आता है। और गुजरात, जो कि आईटी की दुनिया में चर्चा होती थी, तब किसी भी समय हम उस मैप में नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा बेंगलोर हैदराबाद चर्चा होती थी। लेकिन आज नेस्कॉम वगैरह के जो रिपोर्ट आते हैं कहते हैं कि सबसे अव्वल नंबर में आगे कोई जगह अपनी बना रहा है तो सूरत एंड अहमदाबाद बना रहा है। ये सारे रिपोर्ट कह रहे हैं। और उसके कारण इस फील्ड के जो भी लोग हैं वैश्विक दृष्टि से अगर आना चाहते हैं तो उनका ध्यान सूरत और अहमदाबाद की तरफ हो रहा है। उसी प्रकार से हमने जो एप्लीकेशंस डेवलप किए, अब किसानों को हमने लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन किया, उसका परिणाम ये हुआ है करीब 3 करोड़ प्रकार की छोटी मोटी सेवाएं जो किसानों ने प्राप्त की है पिछले 3-4 साल में, वो
इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने यहां बैठकर के अपने गांव में उसको प्राप्त किया है। अब इस चीजों को आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक सोच समझकर हमने स्टेप्स लिए। अगर मुझे आईटी का उपयोग गांव-गांव पहुंचाना है तो पहले बिजली चाहिए। हमारे देश के कई राज्यों में इसका लाभ इसलिए भी नहीं पहुंचता है क्योंकि बाकी सब है, बिजली की सुविधा नहीं है। अब बैटरी से कुछ काम कर लेते हैं तो उतना चलता नहीं है, उतना आगे बढ़ता नहीं है। हमने पहला फोकस किया, ज्योतिग्राम योजना से 24/7 सभी विलेजेस को बिजली मिले। और इस बिजली मिली तो बिजली से चलने वाली टेक्नोलॉजी का लाभ उस जगह पर हम जल्दी लेते हैं। तो एक काम ये किया तो दूसरा कदम उठाया। अभी आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान में भारत सरकार ने एक लास्ट बजट में घोषणा की है। घोषणा ये की थी कि हम हिंदुस्तान के 3000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। 2011-2012 के बजट में भारत सरकार की घोषणा है कि हम 3000 विलेजेस में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। भाइयों बहनों, आपको जानकर के आनंद होगा, गुजरात के 18,000 गांव में 2 साल से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अवेलेबल है। तो 24 आवर बिजली, दूसरा कदम उठाया ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा। अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा दी, हम जनता को सेवा दिए। कल भारत की सरकार ने कैबिनेट ने एक बिल पास किया है सिटीजन चार्टर का, और बहुत बड़ी चर्चा हो रही है सिटीजन चार्टर की। आप गुजरात के किसी भी स्थान पर जाइए, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है और 15 साल से लगा हुआ है, नागरिक अधिकार पत्र। नागरिकों को इतनी इतनी सेवाएं इतने समय में मुहैया की जाएगी, इसका 15 साल से मेरे एप्लीकेशन हो रहा है। लेकिन उसमें हम एक कदम आगे चले। हमारे देश में वनडे क्रिकेट से हम सब परिचित है। हर छोटा बच्चा, बड़ा इंसान सब जानते हैं वनडे क्रिकेट। हमने वनडे गवर्नेंस शुरू किया और टेक्नोलॉजी के उपयोग से सेंटर क्रिएट किए कि आप सुबह ऑफिस जाते समय वहां एप्लीकेशन दे दीजिए, अपनी फीस दे दीजिए, और एक 100 प्रकार की भिन्न भिन्न सेवाएं। शाम को जब वापस जाएंगे आपको सारा अपना काम हो गया होगा, अपना लिफाफा लेकर के चले जाइए। ये जो सिटीजन चार्टर वाली चर्चा चली, उससे हम एक कदम आगे हैं। और आज गुजरात के अंदर 300 से अधिक ऐसे सेंटर्स हैं कि जहां पर नागरिकों को तत्काल सेवा उपलब्ध होती है। और ये सफलता इसलिए मिली है क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी, सेवा और सरकार के रिकॉर्ड्स, इन तीनों को एक साथ जोड़ करके एक व्यवस्था विकसित की है। उस व्यवस्था का परिणाम मिला है। किसानों को 7/12 उसकी जो नकल चाहिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध है। आप शिकागो में रहते हैं, आपकी जमीन के रिकॉर्ड का क्या स्थिति है, आप ऑनलाइन सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ये आज सेवा मेरे यहां उपलब्ध है। फिर हमने सोचा मेरा ये कन्विक्शन है कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत होती है तो वो ताकत होती है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में। गुड गवर्नेंस की अगर एक मानदंड माना जाए तो एक मानदंड होता है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का। दूर सुदूर बैठा हुए इंसान की भी आवाज सुनने की कहीं व्यवस्था है क्या, और उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड की कोई मैकेनिज्म डेवलप हुआ है क्या। हम लोगों ने एक ऑनलाइन स्वागत प्रक्रिया का प्रारंभ किया जिसको यूनाइटेड नेशंस ने अवार्ड दिया है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कराता है और चीफ मिनिस्टर खुद इस काम को मॉनिटर करता है। पिछले कुछ वर्षों से हमारा ये ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम चल रहा है। 2 लाख से अधिक शिकायतों का पॉजिटिव निपटारा हुआ है। 2 लाख, और जस्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और अब वो गांव तक सुविधा है और उसकी ताकत इतनी बड़ी है कि मेरे यहां गांव का किसान भी
पैर में जूते भी नहीं होंगे, वो कलेक्टर कचहरी अगर जाता है और सुनवाई नहीं होती है तो वो कहने लगता है कि मेरी बात मानोगे कि मैं ऑनलाइन जाऊं। और जैसे ही वो कहता है ऑनलाइन, वो अफसर कहता है अरे बैठो बैठो भाई, जरा मैं काम में हूं, बस 10 मिनट में तुम्हारा काम देखता हूं। मित्रों, टेक्नोलॉजी ने कितना बड़ा सामर्थ्य एक आम आदमी को दिया है। वो अपनी बात पहुंचा सकता है। इससे बड़ा एम्पावरमेंट कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और मैं मानता हूं ये सिटीजन एम्पावरमेंट है, वो गुड गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। हमने उसको इस प्रयोग में लाए हैं और उस प्रयोग का लाभ हो रहा है। हमारे यहां बच्चों के देखभाल की चिंता और विशेष करके एजुकेशन एंड हेल्थ, अभी हमारे एक डीडीओ थे, उन्होंने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, उसको उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है। और वो सॉफ्टवेयर के लिए कोई बड़ी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया और हायर किया, ऐसा नहीं, सिंपल वे में ड्रॉप आउट रेशियो कम कैसे किया जाए। स्कूल में वो आता है और आने के बाद टेक्नोलॉजी से ही उसकी हाजिरी लग जाती है, या थंब से या तो आई साइट से, और सीधा ही मोबाइल पर रिपोर्ट होता है। अगर 7 दिन नहीं आया तो तालुका के शिक्षणाधिकारी को उसका रिपोर्ट होता है कि 6 लड़के हैं 7 दिन से नहीं आए हैं। अगर 1 महीना नहीं आया तो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को पता चलता है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो तुरंत पूछते हैं अच्छा भाई बच्चा स्कूल क्यों नहीं आता है। अगर ड्रॉप आउट कम करने के लिए एक एक बच्चे का एजुकेशनल मॉनिटरिंग की व्यवस्था और बहुत सफलतापूर्वक उसको लागू किया एक डिस्ट्रिक्ट में, अब उसको आगे सभी राज्यों में उसको हम राज्य के सभी जिलों में छोटी मोटी उसकी सुधार की आवश्यकता होगी, इसके अनुसार हम लागू करेंगे। तो एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से उपयोग करते हैं। मैं समझता हूं कि हम इसे एक साधन के रूप में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करें तो हमारी शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। अभी एक काम के लिए हमें भारत सरकार का एक अवार्ड मिला है। वो अवार्ड इस बात का मिला है कि मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, गरीब परिवार की माता है जिनके हेल्थ की चिंताएं रहती है, उनके बच्चों के न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसी 13 लाख माताओं का एंड 10 लाख बच्चों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेगुलर ट्रैकिंग होता है और उनका क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी चीजें उनके लिए करनी चाहिए वो रेगुलर हो रही है कि नहीं, ये पूरा टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग होता है। तो हमने आईटी एप्लीकेशन के माध्यम से अनेक ऐसी सुविधाएं जनता के सामान्य काम के लिए लगाई। और मित्रों, सामान्य रूप से हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का नाता कैसा रहता है। मेरे बोलने से पहले आप आमतौर पर राज्य केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ ये दीजिए वो दीजिए, इतने पैसे हमें मिल जाए तो अच्छा होगा, ये 2 रोड लग जाए तो अच्छा होगा, ज्यादातर। और वो गलत है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि राज्य और केंद्र मिलकर के ही काम करेंगे तभी प्रगति होगी। इसलिए राज्यों का उनके पास जाना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन गुजरात किस बात के लिए जाता है, और वहीं पर यहां बैठे हुए लोगों को इस बात से पता चलेगा कि हम किस सोच से काम कर रहे हैं, किस स्केल पे काम कर रहे हैं और किस डेस्टिनेशन को हम पहुंचना चाहते हैं, आपको अंदाज आएगा। मैंने 1 आध साल हुआ होगा, प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी। शायद ऐसी चिट्ठी उनके नसीब में भी पहली बार आई होगी। मैंने उनको चिट्ठी ये लिखी थी कि साहब, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ देना चाहते हैं। हम हमारे किसानों को टेक्नोलॉजी की सेवाएं उपलब्ध मुहैया कराना चाहते हैं। लेकिन आज मेरे पास जो बैंडविड्थ है उससे मेरी गाड़ी नहीं चल सकती, क्योंकि हमने काफी बड़ा नेटवर्क बना दिया है। हमारा गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, एशिया में सबसे बड़ा है जी, एशिया में सबसे बड़ा है। तो ये तो हमारे पास है,
और इसलिए सैटेलाइट की जो सेवा है उसका अधिकतम हिस्सा हमें आप दीजिए गुजरात को। और मैंने भारत सरकार से मांगा तो क्या मांगा, सैटेलाइट से ट्रांसपोंडर फैसिलिटी मांगी और 36 मेगाहर्ट्ज वो ऑलरेडी, मुझे कल ही चिट्ठी आई प्रधानमंत्री की, हमारा मंजूर हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं गांव तक इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन हो, चाहे टेली मेडिसिन हो, चाहे टेली फरियाद की बात हो, चाहे किसानों की भलाई का काम हो, ये काम करने का सामर्थ्य पूरे हिंदुस्तान में किसी एक राज्य को प्राप्त हुआ है तो हमारे पास हुआ है। अभी बात सही है कि सैटेलाइट तो गया, ये उपयोग करने वाला कोई था नहीं। अब हम हैं और हमने मांगा तो हमें वो उपयोग होगा भी सही, और आने वाले दिनों में हम उसके अनुकूल पूरा टेक्नोलॉजी सेटअप, जितना हार्डवेयर सिस्टम लगानी पड़ेगी, जितने हमारे प्रोग्राम बनाने होंगे उसको करेंगे। तो हम इस लेवल पर सोच रहे हैं और मेरा ये विश्वास रहा है मित्रों कि ई गवर्नेंस ये इजी गवर्नेंस होता है, ई गवर्नेंस इफेक्टिव गवर्नेंस होता है, एट द सेम टाइम ई गवर्नेंस बहुत एक इकोनॉमिकल गवर्नेंस होता है, आर्थिक रूप से बहुत कम खर्चा वाला गवर्नेंस होता है, और उस पर हम बल दे रहे हैं। मित्रों, ई गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी भी आती है। अब जैसे हमारे यहाँ ई टेंडरिंग करीब करीब सभी डिपार्टमेंट एडॉप्ट कर लिया है। हमारे यहाँ भी विद्या सहायकों की भर्ती करनी थी, 23,000 विद्या सहायकों को, टीचर्स की भर्ती ऑनलाइन की है। हम चाहते हैं कि उसका उपयोग हो और सामान्य जन के अंदर, अब हम अभी पीडीएस सिस्टम में सस्ता अनाज की दुकान गरीब बीपीएल फैमिली के लिए बारकोड सिस्टम हम लाए हैं। हो सकता है भारत उस पर आने वाले दिनों में बहुत गौर करेगा, और इसमें ट्रांसपेरेंसी की पूरी संभावना है कि बारकोड सिस्टम से बीपीएल फैमिली का आदमी महीने भर का उसको राशन चाहिए, वो सारा ऑनलाइन व्यवस्था होगी, और इसलिए कोई एक्स्ट्रा माल गया और कहीं काले बाजारी में बिक गया, ये सारे गोरख धंधे बंद होने के लिए बहुत बड़ा साधन बनने वाला है। तो हमारे यहाँ एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हमें कितना फायदा हुआ है। ये हमारे जो चेक पोस्ट है, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जो हमारा चेक पोस्ट है, इधर गुजरात का चेक पोस्ट और 1 किलोमीटर दूरी पर वहाँ पर महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है। एक ही नेशनल हाईवे पर 2 राज्यों के चेक पोस्ट हैं, दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का फासला है। जो व्हीकल गुजरात के चेक पोस्ट से गुजरता है वही व्हीकल महाराष्ट्र के चेक पोस्ट से गुजरेगा ही, बीच में कहीं आसमान में उड़ नहीं जाता है। जो उधर से होगा वो इधर आएगा ही। उनका जो चेक पोस्ट पर टैक्स रेट है उतना ही गुजरात का है, महाराष्ट्र का और गुजरात का समान है। फर्क इतना है, गुजरात के चेक पोस्ट पर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की व्यवस्था है, स्टेट हेडक्वार्टर पर मॉनिटरिंग होता है, महाराष्ट्र में सब मैन्युअल है। और हमारी इनकम में हमने 400 करोड़ रुपए ज्यादा कमाया। महाराष्ट्र से चेक पोस्ट में हमारी इनकम 400 करोड़ रुपए ज्यादा रही जी पिछले दिनों। अब मुझे टेक्नोलॉजी इंस्टॉलमेंट का जितना खर्चा था, इससे अनेक गुना ज्यादा सरकार के तिजोरी में पैसे आए। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को हमने स्वीकारा है, हमने माना है, और भारत एक युवा देश है। विश्व में हमने युवाओं की आईटी एनर्जी के माध्यम से अपना एक रुतबा खड़ा किया है, और भारत इसके बात के लिए गर्व कर सकता है। दुनिया में हम आंख में आंख मिला करके बात कर सकते हैं। और ये मेरा साफ, मैं हमेशा कहता आया हूं, आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। उस शक्ति और सामर्थ्य को लेकर के आगे बढ़े, ये
देश के इसी क्षेत्र के सभी जानकार लोग हमारे बीच आए हैं। मुझे विश्वास है मैं बहुत सी चीज़ें मिलेगी। मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर जी को बधाई दे रहा हूं, क्योंकि आज एक नए प्रकल्प का यहीं पर उद्घाटन हो रहा है। एक मोबाइल वैन के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रचारित कैसे किया जाए, लोगों को इसके साथ फेमिलियर कैसे बनाया जाए, उसके लिए एक मास एजुकेशन की मूवमेंट आज से शुरू हो रही है। तो एक मोबाइल वैन की माध्यम से टेक्नोलॉजी से जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम देते हैं, इन लोगों के लिए काम है। इसके लिए एक प्रकल्प आज प्रारंभ हो रहा है। इन दिनों हम ई गवर्नेंस पर अपना फोकस है, लेकिन वेरी नियर फ्यूचर हम एम गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। मोबाइल गवर्नेंस, करीब करीब सारी चीज़ें हमारे जेब में जो मोबाइल फ़ोन है उससे होने वाली हैं। हम टेक्नोलॉजी को आपकी हथेली के अंदर पूरी सरकार को समर्पित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वेरी नियर फ्यूचर हम एम गवर्नेंस की दिशा में भी देश को जरूर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। मित्रों, आप सबके बीच में जाने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।